तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है ईएसआईसी में। जैसे पीएच क्या होता है ह्यूमन ब्लड का, 7.35 से 7.45 तक होता है। और कहीं ऑप्शन में जाना ही नहीं है, हमें पता है कि 7.35 से 7.45 जो होता है हमारा पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज द मेंटेन द ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द ऑन्कोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ईएसआईसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज क्या होती है, 120 डेज। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है और ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में ये पूछा गया है, डीएसएसबी में भी पूछ रखा है ये क्वेश्चन। लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज क्या होती है, इज द 120 डेज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन, रेड ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन, मेनली जो होता है हमारा लीवर में फॉर्म होता है। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले लीवर में होता है, फिर उसके बाद बोन मैरो में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे और द यॉर्क सैक के टाइम पे जो होता है लीवर में रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन होता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स जो होती है हमारी एरिथ्रोसाइट्स होती है। एरिथ्रोसाइट्स एज द आरबीसीज होती है। थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारी प्लेटलेट्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हमारी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट इज द डब्ल्यूबीसीज का ही एग्जाम्पल है। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो है हमारी एरिथ्रोसाइट हो गई। नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसीज क्या होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये हमें ध्यान में नहीं, हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। देखो नॉर्मल डायमीटर ऑफ द आरबीसीज क्या होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज। तो बेस्ट टेस्ट ऑफ द प्रोग्नोसिस, अगर हम प्रोग्नोसिस चेक करना है तो ईएसआर की वैल्यू है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में ही बता रखा है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो ईएसआर होता है इज द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। कोई भी डिजीज इन कंडीशन है या कोई इन्फेक्शन का पता लगाना है तो सबसे पहले हम ईएसआर की वैल्यू चेक करते हैं। द चीफ रेगुलेटर ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म, चीफ रेगुलेटर कौन से होते हैं, हमारे टी हेल्पर सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारे जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड द टी हेल्पर सेल्स आर द चीफ रेगुलेटर्स ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म होता है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ईएसआई स्टाफ नर्स 2016 में सिंपल, वेरी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, चीफ रेगुलेटर ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ रेगुलेटर ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। टी हेल्पर सेल्स हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स की। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है हमारी, इज ऑब्टेन्ड बाय द इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब है ये जो हमारी बाहर से हम अचीव करते हैं, बाहर से हम रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। जो भी बच्चे को इम्यूनाइजेशन लगता है दैट इज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी विद द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द वे टू एक्वायर द पैसिव इम्यूनिटी, जो हम पैसिव इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन अगर हम करेंगे तो दैट इज द कंडीशन ऑफ एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी होती है। वैक्सीनेशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेनली जो मेन चीज़ है दैट इज कॉल्ड द, वैक्सीनेशन में अलग चीज़ है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दैट इज एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन अगर हम करेंगे तो। Not the way to acquire the active immunity, not the way to acquire the active immunity, that is called the antibody transfusion is not the way to the acquire active immunity। ठीक है, अक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बात कर रखी, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रखी यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पूछा गया है कि अक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। मोर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द, अब जो सबसे ज़्यादा मोर ससेप्टेबल इन्फेक्शन के साथ कौन होगा, जिनके पास इम्यून फंक्शन या इम्यून सिस्टम क्या होगा, बहुत ही लो इम्यून सिस्टम होगा, या इम्यून सिस्टम दैट इज कॉल्ड द, प्रेग्नेंट वीमेन में होता है, छोटे बच्चों में इम्यून फंक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है, या इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। The following term describe the decrease the number of the platelets. The decrease number of the platelets को हम क्या कहते हैं, that is known as the thrombocytopenia। ये terms को ध्यान में पढ़ना है हमें। thrombocytopenia, it is the decrease the number of the platelets। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2012 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटाइज व्हेन द टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद द प्लेटलेट काउंट ऑफ द 23,000 पर मिलीमीटर क्यूब।
अगर हमारा प्लेटलेट काउंट हमारा 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है, अभी इसमें बोल रखा है 23,000 ही है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पेशेंट फ्रॉम द इंजरी से प्रिवेंट करेंगे ताकि ब्लीडिंग के चांसेस कम हो। द ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के। विटामिन के ही एक ऐसा चीज है जिसमें सीटी और पीटी की वैल्यू, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड द ब्लड क्लॉटिंग टाइम की वैल्यू की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हमारा विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो सीटी कम हो जाता है। ये ध्यान में रखना है ये बात। और बोलकर द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ फिब्रिन क्लॉट इन सच अ वे दैट रिक्वायर्ड द एरिया दैट रप्चर्ड द एरिया ऑफ द ब्लड वेसल गेट स्मॉलर एंड द स्मॉलर डज डिक्रीजिंग द हेमरेज, दैट इज नोन एज अ सिनेरेसिस। इस टर्म को याद रख लेना। सिनेरेसिस का मतलब क्या होता है? सिनेरेसिस का मतलब फिब्रिन रप्चर हो जाते हैं, फिब्रिन का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हेमरेज होने के चांसेस कम होते हैं। Anticoagulant by the blocking of the synthesis of the warfarin act as anticoagulant blocking the synthesis of vitamin K की synthesis। ये मैंने अपने लास्ट क्लास में बता रखा है, एंटीकोगुलेंट्स वाले चैप्टर में भी मैंने बता रखा है कि वारफरिन क्या करता है, एंटीडोट ऑफ द विटामिन के। वारफरिन के एंटीडोट क्या होते हैं? विटामिन के होती है। कैटेगरी ऑफ द ड्रग दैट एक्ट टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग, ये डीएसएस में पूछ रखा है। एंटीकोगुलेंट्स दैट इज कॉल्ड, जो क्या एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट होने को प्रिवेंट करते हैं, दैट इज नोन एज एंटीकोगुलेंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है डीएसएसबी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय द कार्ल स्टीलर। ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए हमारी, ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि ये किसने डिस्कवर किया था, ये कब आया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लेटलेट्स की वैल्यू कितनी होती है, आरबीसीज का साइज कितना होता है, माइक्रोसिटिक किसे कहते हैं, और द प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है। विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते थे ना, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं इन्होंने डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर 2019 में। इतना सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ये, विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसके बाद पर्नीशियस अनीमिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। पर्नीशियस अनीमिया जो होता है हमारा विटामिन B12 की वजह से होता है, और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया में सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और द मेगालोब्लास्टिक में दोनों की होती है, दैट इज नोन एज द विटामिन B12 और द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। स्केलिंग टेस्ट यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। इसमें क्या करते हैं, 24 आवर्स का यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 हुआ है विद इन द 24 आवर्स ऑफ द यूरिन सैंपल लेते हैं इसमें पेशेंट का बेसिकली। ठीक है, ये टर्म ध्यान में रखना है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक आरबीसीज आर सीन इन द। हाइपोक्रोमिक यानी कि आरबीसीज का हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम हो रहा है और आरबीसीज का साइज भी कम हो रहा है। आरबीसीज का साइज जो होता है हमारा 7.2 माइक्रोमीटर से कम हुआ है, और हीमोग्लोबिन का जो साइज, हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो 32 पिक्टोग्राम से कम हो गया। ये किस कंडीशन में होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। अब बोल रखा है दैट इज द बेरियाट्रिक सर्जरी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिलेटेड टू द डंपिंग सिंड्रोम। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसलिए होता है पेशेंट को क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन कैल्शियम ड्यू टू द सर्जरी। क्योंकि जब डंपिंग वो होता है सिंड्रोम, इसमें क्या कंडीशन होती है कि स्टमक ही रिड्यूस हो जाता है। स्टमक में क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, जिसके डायरेक्टली वो खाना उसमें चले जाता है। अनीमिया किस में होता है? मल्टीपैरिटी वुमेन में भी होता है, लो इनकम ग्रुप में भी होता है, चाइल्ड बियरिंग वुमेन में भी होता है। ये सारे के सारे ऑप्शन इसके अनीमिया के ही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट्रेक IM इंजेक्शन। जेट्रेक IM इंजेक्शन कौन सी मेडिकेशन में दिया जाता है? जो डार्क कलर मेडिकेशन होती है मोस्ट कॉमनली जो होता है जेट्रेक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है उसमें। इसमें डार्क कलर मेडिकेशन, दैट इज डार्क कलर मेडिकेशन जो होता है आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन मेडिकेशन जो होती है वो डार्क कलर की होती है, और वो क्या होती है, जेट्रेक मेथड से दिया जाता है उनको इंजेक्शन। जब भी हम जेट्रेक मेथड करते हैं तो हम क्या नहीं करेंगे, क्योंकि रब द इंजेक्शन साइट को विग्रेसली हम रब नहीं करेंगे। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड द। हम कभी भी जब भी IM इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट को ये कभी भी नहीं बोलेंगे इसको रगड़ लो, मसलने के लिए मना करते हैं। ठीक है, जब भी हम आयरन इंजेक्शन देते हैं तो आयरन इंजेक्शन 2 बार रिपीट हुआ है। देखो ये क्वेश्चन DSSB में भी आ चुका है, ESIC में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि आयरन इंजेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क कलर मेडिकेशंस होते हैं, और ये किससे दिए जाते हैं, जेट्रेक मेथड से IM इन द ग्लूटियस मसल्स में दिया जाता है, और बहुत ही स्लोली दिया जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमें पता ही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज द हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है।
अगर ये बोला जो जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या ब्लड डिसऑर्डर बोला जाता है तब अलग चीज़ होती। अब बोल रखा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हीमोफीलिया इट इज़ नोन एज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ESIC स्टाफ नर्स 2016 में आ चुका है। अब फैक्टर 8 को मैंने ये पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। हीमोफीलिया ए जो होता है हमारा फैक्टर 8 होता है, और क्रिसमस डिजीज़ का हीमोफीलिया फैक्टर बी होता है। सिकल सेल डिजीज़ और द हीमोफीलिया बी और द क्रिसमस डिजीज़ दोनों सेम ही होता है, और हीमोफीलिया ए इज द क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बोलते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ हॉजकिन डिजीज असेस्ड बाय द नर्स। जब भी हम हॉजकिन डिजीज़ की बात करते हैं, हॉजकिन डिजीज़ में क्या होता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, और सबसे पहले जो होती है सर्वाइकल एरिया की होती है स्वेलिंग ऑफ द नेक ऑफ द लिम्फ नोड्स। सबसे पहले इसकी स्वेलिंग होती है नेक ऑफ द लिम्फ नोड्स की। ये जो होती है हमारी हॉजकिन डिजीज़ में होती है। ESIC बीवाड़ी में आ चुका है। परप्यूरा इज द ग्रुप ऑफ द ब्लीडिंग डिजीज होती है, और परप्यूरा ग्रुप ऑफ द ब्लीडिंग डिजीज कब होगी, जब प्लेटलेट्स की कमी होगी, प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी होगी। प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी किस कंडीशन में होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन में होती है। दैट इज नोन एज द परप्यूरिक इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।